हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है स्टटरिंग स्टार्मर। स्टटरिंग का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना। तो लड़खड़ाते हुए स्टार्मर, देखते हैं किसके बारे में। यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू द टेनेबिलिटी ऑफ हिज रोल। कह रहा है कि यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर वो एक अपने पद को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड, एक ऐसी समस्या जो उन्होंने पहले कभी फेस नहीं करी है। आफ्टर द लेबर पार्टी लॉस्ट अ सीरीज ऑफ इलेक्शन, जब उनकी जो लेबर पार्टी है वो बहुत से इलेक्शन हार गई अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। सीडिंग ग्राउंड टू बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। और इन सारे इलेक्शंस हारने के बाद एक तरीके से जो लेफ्ट के लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं, उनके ऊपर से अपनी पकड़ को खो दिया। सीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है कि अपने एडवांटेज को खो देना, अपनी पकड़ को खो देना। द माइल्ड मैनर मिस्टर स्टार्मर, कह रहा है कि जो शांत स्वभाव के मिस्टर स्टार्मर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इज द फिफ्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो पांचवें प्रधानमंत्री हैं एक तरीके से। सिंस द 2016 ब्रेक्सिट रेफरेंडम, जब से 2016 का ब्रेक्सिट रेफरेंडम हुआ है तब से, टू फेस सच अ सीरियस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज लीडरशिप। कह रहा है कि ये एक तरीके से पांचवें प्रधानमंत्री हैं जब से 2016 का ब्रेक्सिट रेफरेंडम हुआ है, कि लोगों ने इतनी खतरनाक तरीके से कॉन्फिडेंस को इनके ऊपर से खो दिया है, इनकी लीडरशिप के ऊपर से खो दिया है। ब्रेक्सिट रेफरेंडम का मतलब है कि जब यूनाइटेड किंगडम जब ईयू से हट रहा था, तब इनके यहाँ एक तरीके से वोटिंग हुई थी। तो कुछ लोगों का कहना था हाँ हट जाओ, कुछ लोगों का कहना था ना हटो। तो जो हाँ करने वाले थे वो जीत गए थे। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो ईयू से हट गया था। मैटर रीच्ड अहेड आफ्टर लेबर लॉस्ट 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट। कह रहा है कि ये जो मैटर था ये और ज़्यादा ख़राब तब हो गया जब लेबर पार्टी जो है वो 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट्स में हार गई, इंक्लूडिंग इन इट्स बैशंस। बैशंस का मतलब होता है अपनी ही मजबूत गढ़ में, जैसे मजबूत एरिया होता है ना पार्टियों का, उसमें भी हार गई, जैसे कि द मिडलैंड्स वाला एरिया और द नॉर्दर्न इंग्लैंड वाला एरिया में। फार राइट पार्टी रिफॉर्म यूके स्वेप्ट एटलीस्ट 1400 सीट। और जो राइट विंग की पार्टी थी जिसका नाम है रिफॉर्म यूके, उसने लगभग लगभग 1400 सीटें जीत ली। मैनी इन एरिया दैट हैड अंटिल नाउ बीन द मेन स्टे ऑफ लेबर और देयर प्रिंसिपल अपोजिशन। और बहुत से ऐसे एरियाज में इन्होंने जीत लिया जहाँ पे अब तक ये जो लेबर पार्टी थी उसका एक तरीके से मुख्य आधार था, ये जगह एक तरीके से बैकबोन थी। या तो लेबर पार्टी वहाँ पे जीतती थी या फिर उनकी जो मुख्य अपोजिशन थी कंजर्वेटिव्स वो जीतते थे। मगर इस बार ऐसा हुआ कि ये जो नई पार्टी आई, फार राइट पार्टी जिसका नाम था रिफॉर्म यूके, उसने 1400 सीटें वहाँ पे जीत ली। अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्शन, कह रहा कि कुछ आकलन के अनुसार रिफॉर्म हैज़ गेन द लार्जेस्ट वोट शेयर इन द रिसेंट इलेक्शन। रिफॉर्म ये जो पार्टी थी इसने लार्जेस्ट इस इलेक्शन में उसको लार्जेस्ट वोट शेयर मिला है एट 26, 26% मिला। फॉलोड बाय द ग्रीन्स, उसके बाद ग्रीन्स आते हैं। ग्रीन भी एक पार्टी है जिसको 18% वोट मिला, याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। एंड देन अ नियर टाई बिटवीन द लेबर एंड द कंजर्वेटिव्स एट अप्रॉक्सीमेटली 17%। और फिर दो जो पुरानी पार्टियां थी, लेबर हो गई और कंजर्वेटिव्स हो गए, एक तरीके से इनके टाई रहा, इनको 17% वोट शेयर मिला। दिस इलेक्शन रिजल्ट माइट वेल बी द क्लियरेस्ट इंडिकेशन। कह रहा है कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है शायद इतने एकदम एक क्लियर पिक्चर दिखा दी है, इंडिकेशन दे दिया है ऑफ द एंड ऑफ मोर देन अ सेंचुरी ऑफ टू पार्टी डोमिनेंस, कि जो सदियों से दो पार्टी का एक तरीके से प्रभुत्व जमा हुआ था, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव का, अब उसका अंत आ गया है। That the latest setback to Labour came on Mr. Starmer's watch bodes ill for his continuation in the Prime Minister's seat. Bodes ill का मतलब होता है खराब संकेत, ये पूरा नाउन फ्रेज है। कह रहा है कि दैट द लेटेस्ट सेटबैक, ये जो अभी हाल ही में इनको झटका लगा है लेबर पार्टी को, जो कि मिस्टर स्टार्मर के कार्यकाल में हुआ है, एक ये खराब संकेत है। बोर्ड सील मतलब खराब संकेत है कि प्रधानमंत्री की सीट पे अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो इसका और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्पेशली खासकर सिंस क्लोज टू 100 ऑफ हिज पार्टीज 403 MPs हैव कॉल्ड फॉर हिम टू स्टेप डाउन, कि उनके जो 403 MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से लगभग लगभग 100 लोगों ने प्रधानमंत्री से बोला है कि भाई वो अपने पद से इस्तीफा दें, स्टेप डाउन करें मतलब पद से इस्तीफा दें।
एंड नो फ्यूअर देन 5 मिनिस्टर्स हैव रिजाइन, और एटलीस्ट 5 मिनिस्टर ने तो रिजाइन दे दिया है। अमंग दोज सेट टू बी एंगलिंग फॉर द थ्रोन, कह रहा है कि वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस प्रधानमंत्री सीट को उनकी पाने की इच्छा है, एंगलिंग फॉर मतलब पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन कौन है? एंडी बरहम, द मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, अंगेला रैनर, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई होंगे, एंड ईडी मिली बंड एंड एनर्जी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। Whoever द विनर, कह रहा है कि चाहे कोई भी जीते, एंड वॉट एवर द फर्दर ट्विस्ट एंड टर्न्स, और चाहे कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ भी उतार चढ़ाव आए, दैट अनफोल्ड ऑन डाउनिंग स्ट्रीट अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, नॉट लाइकली अंटिल 2029। डाउनिंग स्ट्रीट वहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यालय क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पर इनके एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है। कह रहा है कि एक तरह तब तक नहीं होने वाला है जब तक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं आ जाते हैं, जो कि 2029 से पहले तो नहीं होने वाले हैं। वन इन्फ्रेंस दैट इट वुड बी सेफ टू मेक, कह रहा है कि एक बात तो हम पूरी तय तरीके से मतलब कह सकते हैं, ये सेफ है कहना, कि फ्रॉम द रिवॉल्विंग डोर का मतलब होता है कि बार बार लोग प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, पहले ऋषि सुनाक थे, फिर बीच में कोई और आया, फिर एक लेडी बनी थी प्राइम मिनिस्टर, अब स्टारमर के ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो बार बार उनके जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, तो कह रहा है ये कहना सेफ होगा कि ये जो रिवॉल्विंग डोर है एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इज दैट द लॉन्ग शेडो ऑफ ब्रेक्सिट कंटिन्यूज टू हॉन्ट द यूके, कि जो ब्रेक्सिट का प्रभाव था, लॉन्ग शेडो एक तरीके से जो उसका प्रभाव था, वो आज भी यूके को लगातार परेशान कर रहा है। हॉन्ट कर रहा है मतलब लगातार परेशान कर रहा है। सम आर्ग्यू दैट ब्रेक्सिट ट्रूली हेस्टेन द डॉन ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन द यूके। कह रहा है कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जो ब्रेक्सिट है उसने सही में हेस्टेड मतलब तेज कर देना किसी प्रक्रिया को। ये डॉन का मतलब होता है स्टार्टिंग, किसी चीज़ का स्टार्टिंग होना, कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यूके में जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसको इसने तेज कर दिया। आफ्टर इट लेड इन द 2024 इलेक्शन, कह रहा है कि उसके बाद इसने 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके ऊपर प्रभाव डाला। टू सम ऑफ द कोर सपोर्टर, की जो कुछ कोर सपोर्टर्स थे, मतलब जो लीव कैंपेन का मतलब था जो लोग कह रहे थे कि यूके को ईओ को हम लोग को लीव कर देना चाहिए, वहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए। तो जो कोर सपोर्टर्स थे उनके प्राइमरली फ्रॉम द कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, एक तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करते थे। मूविंग टू रिफॉर्म ऑन द राइट, फिर वो क्या कहते हैं, रिफॉर्म की तरफ पार्टी में चले गए, एक तरीके से उनको समर्थन देने लग गए, जो कि राइट विंग की पार्टी थी। एंड दोज ऑफ द रिमेन कैंपेन, और जो लोग रिमेन कैंपेन के थे, मतलब उनका कहना था कि भाई ईयू को छोड़ो मत, उसी के साथ रहो, प्राइमरली फ्रॉम लेबर, जो कि लेबर पार्टी के समर्थक थे। माइग्रेटिंग टू द ग्रीन पार्टी ऑन द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट विंग की जो सरकार थी, ग्रीन पार्टी जो नई आई है, उसकी तरफ माइग्रेट कर गए, उसकी तरफ चले गए, मतलब उनका रुझान जो था वो उनकी तरफ चला गया। इंक्लूडिंग द लिबरल डेमोक्रेट्स, कह रहा है कि जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं इनको भी मिलाकर, देयर फोर द वोटिंग पॉपुलेशन हैज नाउ स्प्लिंटर्ड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ 5 पार्टीज, कि ये जो वोटिंग पॉपुलेशन जितनी भी है वो स्प्लिंटर्ड कर गई है, मतलब बढ़ गई है 5 पार्टियों में। while the core difference still relates to voters' views on being part of the European Union। कह रहा है कि जबकि मुख्य जो अंतर है, डिफरेंस है, अभी भी इस बात पर आधारित है कि लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहने के बारे में क्या सोचते हैं। विद द ग्लोबल मूड ऑफ नेटिविस्ट पॉपुलिज्म, कह रहा है कि दुनिया भर में जो राष्ट्रवादी वाली जन भावना है, नेटिविस्ट मतलब राष्ट्रवाद, सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के लोगों के बारे में सोचना, पॉपुलिज्म मतलब जन भावना, स्वीमिंग अक्रॉस नेशन मतलब जो हर दुनिया में, हर देश में दिखाई दे रही है आजकल। दिस स्प्लिंटरिंग ऑफ द यूके इलेक्टोरेट, और यूनाइटेड किंगडम में जो मतदाता हैं जो बट गए हैं 5 पार्टियों में, has made it a low hanging fruit for the likes of anti-immigrant ideologues such as Nigel Farage of Reform। कह रहा है कि एक तरीके से आसान लक्ष्य हो गया है, अब एक फ़ायदेमंद जैसी उनकी सिचुएशन आ गई है ऐसे नेताओं के लिए जो कि एंटी इमिग्रेंट है, मतलब बाहर के प्रवासी हैं, उनके काफ़ी खिलाफ हैं, और एक कट्टरवाद वाली भावना रखते हैं। आइडियलॉग्स मतलब कट्टरवादी, जैसे कि निजल फरैज हो गए रिफॉर्म पार्टी के। Meanwhile, every new prime
प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कि हर एक ऐसा प्रधानमंत्री कैंडिडेट वॉकिंग थ्रू द डोर्स एट नंबर 10, नंबर 10 मतलब वहाँ पे एक रोड है नंबर 10, वहीं पे ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इस फेस्ड विद द अनविएबल चैलेंज, उन्हें बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अनविएबल का मतलब बहुत ज़्यादा जो कठिन है। और कौन सी समस्या है वो? ऑफ अ वीक एंड फ्रैक्शनलाइज्ड सपोर्ट बेस, कि जो उनका सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। येट इज़ रिक्वायर्ड, फिर भी उनको ज़रूरत पड़ रही है टू प्रोड्यूस रोबस्ट आंसर, कि वो एक आंसर बना सकें, एक मजबूत आंसर बना सकें टू डॉन्टिंग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस किसके ऊपर हैं? ऑन द स्पायरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, एक तरीके से जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके ऊपर। एंड सोशियो इकोनॉमिक अपहेवल, और जो इतना ज़्यादा उथल पुथल सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से जो हो रहा है एट एवरी टर्न, हर कदम पर, उसके लिए भी क्वेश्चन उनको आंसर तैयार रखने पड़ रहे हैं। द यूके हैज़ बिकम इट वुड अपीयर अनगवर्नेबल, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अब यूके को एक तरीके से उस वहाँ की जो गवर्नमेंट है अब वो उसको गवर्न नहीं कर पा रही है, अब उसको चलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फ्रेंट फ्रॉम द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट जो है हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं? द रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट सिग्नल्स अ स्ट्रक्चरल पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम अ सेंटेनियल ड्यूओपॉली टू अ फ्रेगमेंटेड मल्टी पार्टी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन द यूके। ठीक है, कह रहा है कि जो हाल ही के इलेक्शन हुए उसमें एक तरीके से पूरा शिफ्ट आ गया है पूरे सिस्टम में, जो स्ट्रक्चरल पैराडाइम है वही पूरी तरीके से चेंज हो गया है कि जो डुओपॉली थी, मतलब दो लोग ही पूरा प्रभुत्व रखते थे, अब वहाँ पे मल्टी पार्टी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनका भी एक तरीके से स्टार्टिंग हो गई है उस देश में। तो ये तो सही है। द इंटरनल रिबेलियन विद इन द लेबर पार्टी इन्वॉल्व नियरली अ क्वार्टर ऑफ इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ ठीक है, एक तरीके से जो अंदरूनी झगड़ा स्टार्ट हो गया है, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, और कह रहा है कि उसमें से क्वार्टर है 400 आसपास है, और उसमें से 100 जो थे उन्होंने विरोध किया था, तो 1/4 तो हो गया, तो ये भी सही हो गया। तो बोथ 1 और 2 जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फ्रेज रिवॉल्विंग डोर एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एज यूज इन द पैसेज, इस फ्रेज का क्या मतलब है? द स्ट्रक्चरल वर्नेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेंस्ट सडन इंटरनल कूप अटेम्प्ट, नहीं, कह रहा है एक तरीके से जो स्ट्रक्चरल कमजोरी है, वर्नेबिलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जो अचानक से इंटरनल कूप हुआ है। कूप अटेम्प्ट मतलब एक तरीके से आर्मी जो आ जाती है सरकार को हटाकर, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। द रैपिड एंड फ्रिक्वेंट टर्न ओवर ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू परसिस्टेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कह रहा है कि इसका मतलब है कि बहुत तेजी से और लगातार जो हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। बिल्कुल सही है, यही बात है कि लगातार इसीलिए वहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? रिफॉर्म यूके सिक्योर द हाइएस्ट इंडिविजुअल वोट शेयर इन द रिसेंट लोकल इलेक्शन, ठीक है, ये जो रिफॉर्म यूके पार्टी थी उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। फॉलोड सिक्वेंशली बाय द ग्रीन पार्टी, उसके बाद ग्रीन पार्टी को मिले हैं। ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल डेडलॉक बिटवीन द लेबर एंड द कंजर्वेटिव, और लेबर और कंजर्वेटिव जो कि 17% थे इनके बीच में डेडलॉक हो गया है। बिल्कुल सही है, डेडलॉक मतलब दोनों एक ही 17% दोनों को मिले हैं। एंडी बरहम एंड एंजेलिना राइमर एंड ईडी मिलिबैंड हैव ऑफिशियली रिजाइन फ्रॉम देयर मिनिस्टर रोल्स टू चैलेंज द केयर स्टारमर लीडरशिप, नहीं इनकी नज़र तो है मगर इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये बताया नहीं गया है कि इन्हीं ने ही रिज़ाइन किया। 5 लोगों ने रिज़ाइन जरूर किया है मगर इनका नाम कंफर्म नहीं है कि इन्होंने ही रिज़ाइन किया है, तो ये आंसर होगा हमारा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ आफ्टर इन द फ्रेज इट लेड इन 2000 इलेक्शन टू सम ऑफ द कोर सपोर्टर्स ऑफ द लीव कैंपेन, क्या होगा? प्रीपोजिशन है। आफ्टर इट लेड, नहीं ये एक तरीके से जब अगर लोग पूरा फ्रेज पढ़ोगे वहाँ पर तो उसने इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा है, तो एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा है, एग्जेक्टिव का काम तो है नहीं, एडवर्ब का है नहीं, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। इन द सेंटेंस दिस स्प्लिटरिंग ऑफ द यूके इलेक्टोरेट हैज मेड इट अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर द लाइक्स ऑफ एंटी इमिग्रेंट आइडियोलॉग्स, व्हाट डज द
फ्रेज लो हैंगिंग फ्रूट मोस्ट लाइकली रेफर टू, क्या बता रहा है वो? अ वीक पॉलिटिकल एसेट दैट इज अबाउट टू एक्सपायर, नहीं। अ सिलेक्शन ऑफ सिंपल इकोनॉमिक पॉलिसीज मीन टू लोअर इन्फ्लेशन, नहीं। द हाईली प्रॉफिटेबल फंडिंग सोर्स फॉर रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं। एन ईजली एक्सप्लॉइटेड वर्नेबिलिटी, एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है ड्यू टू अ डिवाइडेड वोटिंग बेस, क्योंकि लोग जो हैं बटे हुए हैं। ठीक है, तो डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। देर इज नो वन बेस्ट वे टू रीच डैश द मून बिकॉज स्पेस ट्रेवल ऑलवेज ट्रेड्स ऑफ बिटवीन टाइम फ्यूल एंड पेलोड मास। क्या कह रहा है कि चंद्रमा में पहुंचने का कोई भी बेस्ट रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जो स्पेस ट्रेवल होता है उसमें आपको मतलब 3-4 चीज़ों में संतुलन बैठाना ही पड़ता है। ट्रेड्स ऑफ मतलब एक तरीके से संतुलन, बैलेंस बैठाना पड़ता है। अगर आपको टाइम चाहिए तो मतलब टाइम ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल कम लगेगा, टाइम कम चाहिए तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। पे लोड मास मतलब कितना जो उसमें वेट रखना है, अगर वेट ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन तीनों ही चीज़ों में हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। इफ़ अ मिशन कैरीज अ ह्यूमन क्रू, अगर जो स्पेस मिशन है मतलब मून वाला जो मिशन है उसमें इंसान जा रहे हैं, मिशन डिज़ाइनर्स विल प्रायोरिटाइज स्पीड, तो जो मिशन को बनाने वाले हैं, जो डिज़ाइन करने वाले हैं, वो स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं टू मिनिमाइज द एस्ट्रोनॉट एक्सपोजर टू स्पेस रेडिएशन, ताकि वो जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो जो स्पेस में रेडिएशन है उससे, एट द एक्सपेंस ऑफ बर्निंग मोर फ्यूल, और उस स्पीड को ज़्यादा स्पीड पाने के लिए जो डिज़ाइनर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? देर इज़ नो वन बेस्ट वे टू रीच द मून। एट होना चाहिए, टू होना चाहिए, टूवर्ड्स होना चाहिए, या कोई भी प्रिपोजिशन नहीं होनी चाहिए। रीच जो है वो एक ट्रांजिशनल वर्ब है, ट्रांजिशनल वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमको, इसीलिए हमको यहाँ पर किसी भी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो प्रिपोजिशन रिक्वायर्ड। ठीक है। डैश अ रोबोटिक कार्गो मिशन कैन टेक अ लॉन्गर मोर वाइंडिंग पाथ टू सेव फ्यूल, कह रहा है कि जो कार्गो मिशन होगा वो ज़्यादा लंबा और घुमावदार रास्ते को करेगा ताकि वो फ्यूल को सेव कर सके, एंड कैरी मोर मास, और बहुत ज़्यादा वेट ले जा सके। मिशंस हैव डिफरेंट गोल्स, जितने भी मिशंस होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, उनके अलग अलग बजट होते हैं। सो द बेस्ट रूट, तो जो सबसे बेस्ट रास्ता है, डिपेंड्स ऑन वॉट द स्पेस क्राफ्ट इज कैरिंग, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चीज़ जो स्पेस क्राफ्ट है वो ले जा रहा है, एंड हाउ क्विकली इट नीड टू ट्रेवल, और उसे कितनी तेज चलने की ज़रूरत है। आ रिसेंट स्टडी बाई रिसर्चर्स फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रांस एंड पुर्तगाल, कह रहा है कि हालिया में ही एक स्टडी की गई है रिसर्चर्स द्वारा जो कि ब्राज़ील, फ्रांस और पुर्तगाल से थे, पब्लिश इन एस्ट्रोडायनेमिक, जिन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया है एस्ट्रोडायनेमिक्स में, हैज़ रिपोर्टेड अ न्यू बेस्ट रूट, उन्होंने एक नया रास्ता समझाया है, वाइल रिड्यूसिंग फ्यूल यूज, और साथ ही साथ फ्यूल को की जो आवश्यकता है उसको भी रिड्यूस करते हुए। यूजिंग अ मैथमेटिकल टूल, उन्होंने एक मैथमेटिकल टूल यूज़ किया है कॉल्ड थ्योरी ऑफ फंक्शनल कनेक्शन, जिस थ्योरी का नाम है TFC, थ्योरी ऑफ फंक्शनल कनेक्शन। दे यूज द L1 लैंगजेरियन पॉइंट, अ स्ट्रेटजिक पॉइंट लोकेटेड बिटवीन द अर्थ एंड द मून एज द रूट्स मिड पॉइंट, कह रहा है कि उन्होंने L1 पॉइंट का, लैंगजेरियन पॉइंट का यूज़ किया है जो कि एक स्ट्रेटजिक रणनीतिक पॉइंट है अर्थ और मून के बीच में। एक तरीके से ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये मून हो गया, ये रास्ता है मान लो, ये L1 पॉइंट होता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मगर जो लैंगजेरियन पॉइंट होता है मैंने एक बार पढ़ा था, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सेटेलाइट जो है ना, यहाँ पे अगर आप सेटेलाइट रख दोगे तो किसी तरीके की पावर की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ऑर्बिट करने लगेगी। मतलब एक ऐसी ऑर्बिट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसी होती हैं कि अपने आप सेटेलाइट वहीं उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखो, यहाँ पे बात कर रहा था कि जब इंसानों को भेजना होता है तो स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे दूसरी बात कह रहा है कि जब सामान को बेचना होता है तो स्पीड की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा मास ले जाने की ज़रूरत होती है। तो क्या होना चाहिए? फर्दर मोर, मतलब एडिशनल बात बता रहा है कोई? नहीं। कॉन्सिक्वेंटली, मतलब एक तरीके से रिजल्ट बता रहा है? नहीं। एडवर्ब का यूज़ कर रहा है मगर यहाँ पे रिजल्ट वाली बात तो है नहीं।
कन्वर्सली एक विपरीत, एक कंट्रास्ट बात बता रहा है, हाँ ठीक है। आयरनिकली, आयरनिकली भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसकी विपरीत हो गया, नहीं। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। क्यों? कन्वर्सली का मतलब है कि एकदम कंट्रास्टिंग चीज़ दिखा रहा है कि एक जगह स्पीड की ज़रूरत हो रही थी, अब उनको क्या कहते हैं, ज़्यादा मास ले जाने की, ज़्यादा वेट ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। Then they design a trajectory where a spacecraft would dash the moon to reach an orbit around the L1 point before making a final। कह रहा है कि फिर वो एक जो रास्ता है, ट्रेजेक्ट्री है, उसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जो है वो मून के तरफ ही रहता होगा या चलता रहता होगा, ताकि वो एक ऐसी ऑर्बिट में पहुंच जाए जो कि L1 पॉइंट में होता है, बिफोर मेकिंग अ फाइनल डैश टू द मून सरफेस, मतलब मून सरफेस में उतरने से पहले। सरकमवेंट, सरकमवेंट का मतलब होता है कि किसी रास्ते से बच कर निकलना, बाधाओं से बच के निकलना नहीं। फ्लाई बाई का मतलब होता है, मान लो ये मून है, यहाँ से ये जो सेटेलाइट है इस तरीके से निकल जाए, ठीक है, इस तरीके से निकल जाए, उसको फ्लाई बाई बोलते हैं, हो सकता है। ऑर्बिट तो नहीं करेगी, क्योंकि ऑर्बिट तो यहाँ पे उसको आना ही है L1 पॉइंट में। हावर का मतलब, अगर आपने देखा होगा चंद्रयान, भारत का चंद्रयान जो 3 था, जो कि हावरिंग कर रहा था कुछ समय के लिए, पहले उसने एक जगह क्या कहते हैं, एक स्पॉट जो है फिक्स किया था, फिर उसको सही नहीं लगा, फिर उसने हॉवर किया थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी जगह से उतरा था, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्लाई बाई, कि वहाँ से फ्लाई बाई करता रहेगा मून से L1 पॉइंट पहुँचने के लिए, बिफोर मेकिंग अ फाइनल प्लमेट प्लंज डेसेंट टच डाउन। अगर आपने ISRO के जब जब हम लोग चंद्रयान 3 उतरा था, तो उसमें अगर स्पीच सुनी होगी, तो उसमें दूरदर्शन में स्पीच चल रही थी, तो उसमें इस वर्ड का यूज़ किया गया था। क्या होना चाहिए? प्लमेट का मतलब होता है तेज़ी से गिरना, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है। प्लंज का मतलब होता है अचानक से नीचे गिरना। डेसेंट का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे उतरना, और डेसेंट यूज़ भी करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। टच डाउन का मतलब ठीक है लैंडिंग के लिए यूज़ होता है, टच डाउन ज़्यादातर एरोप्लेन के लिए यूज़ करते हैं, मगर डेसेंट जो होता है वो एक तरीके से मून में अगर कोई सेटेलाइट या कोई रोबोट उतर रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो डेसेंट यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगा। टू मूव द स्पेस क्राफ्ट द टीम टुक एडवांटेज ऑफ डैश मैनीफोल्ड्स विच आर लाइक नेचुरल ग्रेविटेशनल करेंट्स इन स्पेस, जो कि एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण वाली करेंट्स होती हैं स्पेस में, जो कि लगातार बनी रहती हैं। यूजिंग TFC, उस मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हुए, द टीम वॉज एबल टू एवलिएट टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ पोटेंशियल पाथ। उन्हें बहुत सारे रास्ते को, एक तरीके से लाखों रास्तों को उन्होंने एवलिएट कर लिया, जांच पड़ताल कर ली, टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वन, ताकि वो किसी एक सबसे बेस्ट वाले रास्ते को ढूंढ सकें इस टूल का यूज़ करते हुए। अकॉर्डिंग टू द टीम्स रिजल्ट, जो टीम का रिजल्ट था उसके अनुसार, द न्यू रूट कैन रिड्यूस फ्यूल यूज बाई एटलीस्ट 58.8 मीटर पर सेकेंड कंपेयर टू प्रीवियस ऑप्शन, कि जो नया रास्ता है वो फ्यूल के यूज़ को कम कर देगा 58.8 मीटर पर सेकेंड, अगर हम पहले वाले रास्ते से कंपेयर करें तो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट टेक्स नियरली 32 डेज टू गेट टू द मून, कि लगभग 32 दिन लेगा मून पहुंचने के लिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिएंट मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब यहाँ पे है रास्ते, बहुत से जो रास्ते हैं स्पेस में उसकी बात हो रही है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, तो नहीं होगा। फ्लैक्चुएटिंग मतलब होता है बदलते रहने वाला। इराटिक मतलब होता है जो जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है जो स्थिर हो, है ना, जो रास्ते जल्दी चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में जा रही है, तो अब ये मिलियन लाखों सालों तक ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है आज का पहला नंबर, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, ऑप्शन को देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दीज क्वाइट क्राइसिस, दीज किसके लिए यूज़ हो रहा है, किस समस्याओं की बात की जा रही है, तो ये ए तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गया। अब या तो बी होगा या तो डी होगा पहला हमारा सेंटेंस। हार्ट रेंचिंग सिनेरियोज, कैसे दिल दहलाने वाले सिनेरियोज, लाइक हिज किड्स के लिए यूज़ हुआ, पता नहीं, तो ये नहीं होगा, तो पहला सेंटेंस हमारा बी होगा, ठीक है। अ यंग फादर, एक यंग फादर विद 2 स्मॉल चिल्ड्रन, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस टोल्ड, उसको बताया गया है, दैट डायबिटीज़, की डायबिटीज़ हैज़ लेड टू किडनी फेलियर, उसको डायबिटीज़ की वजह से उसकी किडनी फेलियर हो गई है। फोर्सिंग हिम टू डिसाइड वेदर टू रिज़ाइन हिमसेल्फ, एक तरीके से वो मजबूर है कि ये डिसाइड करने के लिए या तो वो अपनी ज़िंदगी से हार मान जाए, टू डाइंग, और फाइट फॉर टाइम, या फिर कुछ समय के लिए वो लड़ता रहे। तो बी तो हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे डी में देखो, हार्ट रेंचिंग सिनेरियो लाइक हिज, कि इस तरीके के जो वाक़या हैं, जो दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं,
जैसे कि इसका है आर नॉट एक्सेप्शनल स्टोरीज, ये कोई एक्सेप्शनल स्टोरीज नहीं है बट रादर द क्वाइट क्राइसिस ऑफ ऑर्गन फेलियर, बस ये एक समस्या है ऑर्गन फेलियर की। तो बी के बाद डी हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो क्वाइट क्राइसिस की बात हुई है, अब कह रहा है कि दुर्भाग्य से यही जो क्वाइट क्राइसिस हैं आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, इनको गलत तरीके से समझ लिया गया है, एंड डीपली फियर ड्यू टू परसिस्टेंट मिसकंसेप्शन, और ये जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है पूरे समाज में उससे बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डी ए। अब कह रहा है कि ये जो मिसकंसेप्शन है लीड्स पीपल टू स्ट्रांगली बिलीव, उससे उसके कारण लोग जो है वो गलत विश्वास रखते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ डेस्परेट गैम्बल, कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो बस एक तरीके से हार मानते हुए बस एक जुआ टाइप का है, बट द ट्रूथ इज़ एक्चुअली फार मोर होपफुल, मगर जो सच्चाई है वो एकदम अलग है। उसमें अगर आप मतलब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो जुआ के तरीके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर भी सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये। तो बी डी ए सी जो है वो बेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो यंग फादर थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, फिर बताया गया कि किस तरीके की सिनेरियोज़ हैं, किस तरीके का कोई एक्सेप्शनल स्टोरीज़ नहीं है ये। फिर ए में बताया गया कि दुर्भाग्य से ये जो क्वाइट क्राइसिस है उसको लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, और सी में बताया गया कि ये मिसकंसेप्शन इतना फैला हुआ है कि लोग ट्रांसप्लांटेशन को एक तरीके से गैम्बल की तरह समझते हैं। तो बी डी ए सी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।